नमस्कार। आपकी खबर में आज हमारी एनालिसिस जो होगी वो इस बात पर होगी जो एक जनरल सा परसेप्शन बन गया है कि इंडियन इकोनॉमी 2020 में ये डूबने वाली है। लोगों ने मान लिया है कि इकोनॉमी इंडिया की क्या ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरीके से डूब चुकी। इसको किस केवल एक सर्वाइवल हो सकता है 2020 में। ये जनरल सा परसेप्शन है। लोगों का मानना है उनके घाटे हो चुके, उसकी भरपाई वो जितना कर लें वही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस समय हमारे साथ में है हमारे एनालिस्ट के तौर पे शिव कुमार द्विवेदी। क्या इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में 2020 में डूब रही है? आपकी क्या एनालिसिस है? धन्यवाद राजू जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की जो इकोनॉमी को लेकर के बहुत सी रेटिंग कंपनियां जो है, जैसे लाइफडैन, फिच है, क्रिसिल है, और मूडीज का भी जल्दी ही कल परसों में उसका आया है। तो ऐसे बहुत सी रेटिंग एजेंसियां हैं जो भारत के बाहर की कंपनी, मतलब एक तरह से कहीं अमेरिका में होल्ड करती हैं, कहीं कहीं होल्ड करती हैं, और वो पूरे दुनिया में ये तय करती हैं कि किस देश की रैंकिंग क्या जाएगी। अभी हमारे जो जीडीपी का स्तर है वो आईएमएफ और क्या नाम है, मूडीज ने कहा कि इनका 2.1 तक जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं 3.1 तक जा सकता है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि ये जो मंदी का दौर है वो सिर्फ भारत में ही नहीं चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये रेटिंग गिर रही है। और भारत में ऐसे सारे सेक्टर हैं जो निगेटिव ग्रोथ में चल रहे हैं। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात तब होती है कि जब कोरोना काल में लगभग सभी ये मान बैठते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और बुरी स्थिति में जाएगी, क्योंकि कोरोना आने से पहले ये मंदी के दौर में चल रही थी, यानी जिसको हम स्लो इकोनॉमी बोल सकते हैं। यानी मंदी की अर्थव्यवस्था तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्लो इकोनॉमी थी, यानी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। दो इसके टर्म होते हैं, एक स्लो इकोनॉमी होती है और एक मंदी होती है, यानी बिल्कुल डिग्रोथ पे चली जाना। तो दोनों में अंतर था। तो जब हम मार्च में थे, तो मार्च में स्लो इकोनॉमी को लेकर भी बहुत से मूडीज और बहुत सी ऐसी रेटिंग कंपनियां थी जो हमें माइनस ग्रोथ दे रही थी और कह रही थी भारत माइनस ग्रोथ में जाएगा। इत्तेफाक से कोरोना काल आ गया और पूरी दुनिया इस संकट से घिर गई। अब बात आती है कि हम भी ये मानकर बैठे थे कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेफिसिट में जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था और खत्म हो जाएगी। जहां एक नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना लिया था 2020 में कि हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के रखेंगे, वो अभी कहीं दूर जाते दिख रही थी। लेकिन अभी जल्दी मैंने कल परसों में जो एक शोध, मतलब क्या नाम है, पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने जानकारी लेना शुरू किया तो बड़ा आश्चर्यचकित आंकड़े निकल करके आए। और ये बताने की इच्छा मेरी हुई कि ये बताया जाना चाहिए और भारत के लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि आखिर ये आंकड़े थे क्या। जब पूरे भारत की जो वृद्धि दर है, यानी विकास का जो वृद्धि दर है वो 3.1 पे है, तभी आपको आश्चर्य होगा कि कृषि क्षेत्र, यानी 58% जो भारत का रोजगार सृजन करने का काम करता है, वह क्षेत्र 5.9% की ग्रोथ लेकर चल रहा है आगे। ये एक बड़ा आश्चर्य की बात है। और वो जो इसकी ग्रोथ है, राजू जी, मैं बताना चाहूंगा कि वो मार्च टू मई तक में है। बड़ी अजीब बात है। इसके अलावा मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस समय कोरोना काल को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है, लिबरल गैंग जो है वो भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म इकोनॉमी बता रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि भारत तो अब खत्म हो गया, मोदी के नेतृत्व में बिल्कुल समाप्त हो गया। उसी समय जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, वो बहुत काम कर रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि जिस समय हम ये मान के बैठे थे कि कोरोना काल में कुछ नहीं हो रहा है, वहीं कृषि क्षेत्र में हम अभूतपूर्व परिवर्तन ला रहे थे। यानी हमारे देश का जो अन्नदाता है वो भारत की इकोनॉमी को इतना जबरदस्त स्टैंड कर रहा है जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो उर्वरक की बिक्री हुई भारत के अंदर, अप्रैल में उर्वरक की जो वृद्धि हुई है उसमें 45.10% की हुई है, लेकिन मई में ये वृद्धि दर 97.73% चली गई। इसका मतलब किसान उस काल में काम कर रहा था। फिर एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी आपको बता दूं कि एक ट्रैक्टर निर्माता संघ के अध्यक्ष हैं टी.आर. केशवन, उन्होंने कहा कि मई में पिछले साल की अपेक्षा इस साल मई में महिंद्रा कंपनी की जो ट्रैक्टर है वो 2% ग्रोथ पे है, समझिए आप। और लास्ट ईयर मई से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं तो, और सोनालिका ट्रैक्टर 19% की ग्रोथ पे जा रहा है। यानी ओवरऑल जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है वो 2% की ग्रोथ पे जा रही है। तो ये मतलब मैं मई की बात कर रहा हूँ, समझिए आप, इसको पूरा आप नहीं ले सकते हैं। तो हम ग्रोथ पे चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करती चली जा रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग के क्षेत्र में जिस तरीके से जो किसानों को समृद्ध करने का प्रयास सरकार ने किया उसमें वो सफल होती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि रबी की फसल में हमारी सरकार ने 69 रुपए की उसने खरीदारी की है, जिसमें गेहूं है, तिलहन है, दलहन है और साथ में आपका चावल है।
अब ये रिकॉर्ड खरीदारी इन 2-3 महीनों में हुई है रबी के सीजन में, और भी कोरोना काल में, जब हम ये मान रहे थे कोरोना काल में कोई उपज बेचेगा नहीं, कोई निकलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। तो मुझे एक बार फिर से धन्यवाद देना होगा इस देश के अन्नदाताओं को, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को बम्पर बूस्ट किया, यानी 5.9%। सोच सकते हैं आप, -40, यानी 40 -40% तक हमारी डिग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, फार्मा इंडस्ट्रीज में और सारी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद अगर हम कृषि क्षेत्र में इतना उभर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। साथ में जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें आप देखिए सरकार ने 3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया है। परंपरागत खेती में हम विकास उतना नहीं कर सकते जितना हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या फार्मा, फूड, एग्रो और मेडिसिन के क्षेत्र में करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी मछली को उन्होंने उद्योग मान करके ना कम कृषि माना, और उसको भी केसीसी से सम्मानित किया और उस पर 20,000 करोड़ रुपए दिए मछली उद्योग को। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की बात करी, और शहद को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल में असम जो हमारा क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, वहां मधुमक्खियां बहुत हैं और वहां शहद का काम बहुत होता है। अभी हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लोग जो हैं और कृषि अनुसंधान के लोग, उन्होंने मिलकर के वहां 9 प्रकार के शहद बनाए हैं। आप सोचिए, ये इस सरकार की पहल थी। और 9 प्रकार के शहद में शुगर फ्री शहद भी है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, नीला शहद है, पीला शहद है, कई तरह के शहद है उसमें। मतलब इस फूल का शहद है, उस फूल का शहद है, ऐसी वैरायटीज हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में। ये बड़ी चीज है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर सेल, क्या ये पहले नहीं होता था क्या? नहीं, पहले एक्चुअल में होता क्या था, जो हो जाए वो हो जाए, ऑन पेपर जो हो जाए, उस पर मॉनिटरिंग नहीं थी। आपको शायद ध्यान होगा, किरण रिजिजू जी को नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी बनाया मोदी जी ने, और वहां पर सड़कों का जाल जो बहुत पहले 80 में बिछ जाना चाहिए था, शुरुआत कांग्रेस ने की। जैसे कि आज सोनिया जी ने लिखा कि साहब सब हमने किया है, तो शुरुआत कांग्रेस ने की, लेकिन वो अंतिम छोर तक नहीं जाते हैं साहब। वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं मैं आईएएस तो पास करूंगा, लेकिन 1 ही घंटे पढ़ते हैं। समस्या ये है उनके साथ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पास जब होते आई, हैं कि नहीं होते हैं? नहीं वो पास भी नहीं होते हैं। मजे की बात है कि वो काम करते ही नहीं है ना, 1 घंटे भी नहीं पढ़ना चाहते हैं वो। अब उन्होंने जैसे नॉर्थ ईस्ट के समय में आप देखा बहुत बड़ा हमने पुल बनाया, वो पुल उनकी देन थी। उसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कांग्रेस की सरकार ने उसको डेप्थ में डाला और मोदी जी की सरकार उसने बना दिया। नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनों का जाल बहुत ज्यादा नहीं था, आज ट्रेनों का जाल बढ़ गया। नॉर्थ ईस्ट में परंपरागत जो उद्योग थे, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे ओडिया बनता है, ऐसे वहां पर भी बांस से चीजें बनाना और आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देना, ये सब मोदी जी ने किया। दिल्ली की सड़कों पे आप जाइए, कनॉट प्लेस पे, वो बहुत महंगे बिक रहे हैं साहब। वहीं से ला करके, नॉर्थ ईस्ट से ला करके लोग टोपियां बेच रहे हैं और सारी चीजें बेच रहे हैं। अब बात यहाँ आती, भारत की इकोनॉमी बूस्ट कैसे करेगी। हम लोग अपने विषय थोड़ा हट रहे थे। भारत की इकोनॉमी बूस्ट ऐसे कर रही है कि सेल का नाम सुना होगा आपने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके जो निदेशक हैं वो ये कहते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल हमें ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं फॉरेन से। उसका कारण क्या है कि चाइना से लोग माल नहीं लेना चाहते हैं, और पिछले बार हमें 45 मीट्रिक टन हमें लाख मीट्रिक टन का हमें ऑर्डर मिला था। इस बार सिर्फ मई एंड तक उन्हें 75 लाख मीट्रिक टन स्टील सप्लाई का ऑर्डर मिल चुका है फॉरेन से। अभी आप देख रहे हैं पीपीई किट और क्या नाम है ये N95 मास्क बनाने वाली जो कंपनियां भारत के अंदर है, अभी इन्होंने सिर्फ ये कोरोना काल में ही ये काम शुरू किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम दुनिया की दूसरे सबसे बड़े सप्लायर बन के खड़े हो गए हैं। आज की स्थिति में दुनिया के बहुत से देशों को हम पीपीई किट और क्या नाम है N95 मास्क सप्लाई कर रहे हैं। ये बड़ी चीज है। अब फिर एक चीज आपको बताता हूँ कि जो ये N95 मास्क और पीपी किट बनाने के लिए अभी तक भारत के जो व्यापारी थे, पर तो बनता ही नहीं था, यद्दा कदा लोग बनाते थे, तो भी जो वहां से उनकी क्वेरी करते थे कि चाइना से इसकी मशीन कितने में आएगी, तो आपको जान के आश्चर्य होगा 4.5 लाख रुपए की मशीन आती थी। और भारत में व्यापारियों ने 1.5 लाख की मशीन पे काम करना शुरू कर दिया। 1.5 लाख की मशीन, सोचिए आप, अपनी जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है वो हो रहा है अपनी मशीन पे। और अभी मुरादाबाद के एक व्यापारी ने तो 40,000 की मशीन पे पीपी किट बना दिया साहब, सोचिए आप। तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। टेक्सटाइल सेक्टर लुधियाना के एक है मिस्टर अरविंद 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 खरभूषण करके उनका नाम है। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो है कपड़े का बहुत बम्पर ऑर्डर आ रहा है। समझिए, टी शर्ट का ऑर्डर आ रहा है, शर्ट्स का ऑर्डर आ रहा है, और वो भारत सरकार से अनुमति चाहते हैं। उसमें अमेरिका है, ब्राजील है, फ्रांस है, ये सब लोग भारत से अब कपड़े का उद्योग में भी बहुत तेजी से इनहेंस हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ी जो घटना घटी कोरोना काल में कि भारत का जो देशी मुद्रा भंडार है वो 343 करोड़ से बढ़ करके 493 करोड़ लाख करोड़ रुपए में पहुंच गया है। समझिए आप, डॉलर में पहुंचा है, 493 करोड़ डॉलर में पहुंच गया, जो अब तक का अप्रत्याशित है और बहुत ज्यादा है। आरबीआई ने भी कल ही इसको रिलीज किया है। इसके अलावा जब हम बैठे हुए थे, कहते भाई विदेशी पूंजी निवेश कैसे आएगा, ये सब तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा एक सबसे बड़ी डील जो भारत के अंदर हुई, जिसको लेकर के अभी आपकी खबर ने भी चलाया उस खबर को,
कि फेसबुक जो है, फेसबुक सिल्वर ले, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जर्नल अटलांटिका, केकेआर, मुबाडाला और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, उसने मिल करके लगभग 97,895.65 करोड़ रुपए रिलायंस जियो में लगाए हैं। समझिए आप, ये बहुत बड़ी बात है और इसके माध्यम से पूरे भारत को बूम करने जा रहे हैं। और यही नहीं, अमेजॉन ने एयरटेल में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है और साथ में ही आपका वोडाफोन और जो आइडिया जो एक साथ मिल गए और ज्वाइंट कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनके साथ आपका गूगल हमारे साथ आ रहा है। यानी दुनिया की जो 5 बड़ी टेक कंपनियां हैं उसमें फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल है, अमेजॉन है और गूगल है, ये पांचों भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बड़ी तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोरोना काल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इनका हो चुका है। तो और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब आप सोचोगे साहब ये इस प्लेटफॉर्म से फायदा क्या है? 2 फायदे। आपने एक एडीआर का नाम सुना होगा, जिनको कंपनसेशन देना था इन कंपनियों को, ये कोड भी गई थी जिसमें जियो पर 135 करोड़ था, वोडाफोन आइडिया पर 50,000 करोड़ था, एयरटेल पर 26,000 करोड़ रुपए था जो सरकार को इन्हें देना था, जो कम दाम पर इनको कांग्रेस सरकार में अलॉट हुए थे। उसका इन्होंने रेशियो निकाला, उस पर इनको पेनाल्टी लगाई गई। ये कहते थे साहब पेनाल्टी नहीं देंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांध के भारत से चले जाएंगे, इसमें एयरटेल भी था। इस सौदे के बाद ये वो सारी पेनाल्टी भारत को देंगे, यानी एक साथ भारत के पास लगभग 70,000 करोड़ रुपए भारत को पेनाल्टी मिलने वाली है। समझिए आप। दूसरी, इस काम से हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आखिर ये इनके साथ आ क्यों रही है? तो आपको बताना चाहूंगा, जियो के पास 38 करोड़ उपभोक्ता आज की डेट में है, 34 करोड़ उपभोक्ता वोडाफोन आइडिया के पास है और 33 करोड़ उपभोक्ता आज की डेट में एयरटेल के पास है। और इन सभी के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसे आप जब देखिए एयरटेल एक्सट्रीम करके देता है, जिसमें स्टिक के थ्रू आप कई चीजें देख सकते हैं, एयरटेल बैंक पेमेंट भी दे रहा है। इसी के साथ आप जियो पे जाइए, जियो के बाद जियो टीवी है, जियो म्यूजिक है और साथ में जितने भी आप ये हैथवे, डैन, ये सब जो लगाते हैं लोग केबल में, इसको पूरा जियो ने खरीद लिया है। आज जियो 5G की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको भी जियो ने खरीद रखा है। आपको बता दूं, उसको भी खरीद रखा है, जो अमेरिकन कंपनी है, उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जियो का है। तो आज आने वाले युग जो है वो डिजिटल युग है। जैसे आप देख रहे होंगे कि भाजपा ने भी अपने रैलियां डिजिटल कर दिया है, तो जूम पे आकर के वो बात कर रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और अरबों रुपए का रोजगार करने जा रही है कंपनियां और लोगों अच्छा, तक सबसे बड़ा जो सेक्टर था टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरीके से डूब गया था, ठीक है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सब में जो है जॉब कटिंग बहुत तेजी से हो रही थी, लोग बहुत तेजी से बेरोजगार हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो रोजगार खत्म हुए थे वो फिर से जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। जी, अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रोजगार उस स्वरूप में नहीं होंगे जैसा आप सोच रहे हैं। मतलब फिर से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनका जो क्षेत्र है वो बढ़ गया। जैसे बैंक, पेमेंट बैंक के नाम पे वो एक अलग अपना ग्रुप बनाएंगे। समझिए, जो अभी आपने देखा, अब आजकल एक ऐड आ रहा है एयरटेल का, आप देखते होंगे कि उसमें कहते हैं मुझे पैसा चाहिए फीस जमा करने के लिए। वो लड़की दौड़ते दौड़ते जाती है और एक परचून की दुकान को एक कॉल करती है, उसको एक नंबर अलॉट होता है, वो डालती है और 5,000 रुपए लेके चली जाती है। मतलब कि अब इस तरह की सर्विसेज चालू होने जा रही है। जियो जो है वो पूरे देश में होलसेलर और रिटेलर के बीच में ऑनलाइन संबंध बनाने जा रहा है, उनको उसी प्लेटफॉर्म पे सारी चीज उपलब्ध कराने जा रहा है। अभी मोदी जी ने कहा कृषि क्षेत्र में 9,000 करोड़ रुपए का हमारा लगभग सामान खराब होता है। समझिए आप, उसकी वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अभी मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कृषि क्षेत्र में उन्होंने दिए है, जिसमें रनिंग कैपिटल की बात करी है, ये इसमें भी रिलायंस इंटर कर रहा है। समझिए आप, रिलायंस इंटर करने के बाद आपके खेतों से सामान खरीद लेगा, यानी फेडेक्स और बड़ी बड़ी जो कोरियर कंपनियां हैं उनसे संबंध बना रहे हैं, मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं और वो आकर के वहीं से आपका सामान खरीद ले जाएंगे, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप भेज सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट में भेज सकते हैं। तो इस पे बहुत तेजी से काम भारत करने जा रहा है और ये जो 20 लाख करोड़ का जो बूस्टअप पैकेज है बहुत जबरदस्त काम करेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, लास्ट में चूंकि समय ज्यादा होता जा रहा है, लास्ट में एक ही बता दिए, ओवरऑल सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ने जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन रेट था, इस पर क्या फर्क पड़ेगा जिससे हम सम अप कर सके? देखिए, इन्फ्लेमेशन रेट तो वहीं का वहीं टिका हुआ है। आज मैं बता दूं कि मैं खुद कोरोना काल में 35 रुपए की 3 दिन की सब्जी खाता हूं। अब समझिए इन्फ्लेमेशन कहाँ है ही नहीं, खत्म हो गया साहब। अब तो महंगाई है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। 35 रुपए में 3 दिन की सब्जी मैं खा रहा हूँ। जिसको अगर चैलेंज करना मेरे पास आ जाए, मैं उसको 35 रुपए की सब्जी दिला दूंगा। ठीक है, 5 रुपए किलो कल मैं भिंडी खरीद के लाया हूँ। आप बताइए कहाँ महंगाई है? बल्कि अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो मेरा मानना था कि 5 रुपए की भिंडी 50 में बिक जाती साहब, कोई दिक्कत नहीं थी। समझिए आप, और कोई रोक भी ना पाता। आप लखनऊ में बता दीजिए कि कहीं पर आलू के दाम 100 रुपए किलो बिका हो, बिका क्या? नहीं बिका।
इससे तो किसानों का नुकसान है ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसानों का नुकसान बिल्कुल नहीं है। किसान तब भी 2 रुपए में उससे वो लोग उठा रहे थे, समझिए मेरी बात। वही तो मोदी जी ने जो एपीएमसी एक्ट खत्म किया है, उसका एक फायदा है ना कि अगर लखनऊ में मान लीजिए आपने एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर लिया, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और आपने बलरामपुर या गोंडा के किसानों से कहा साहब हमें ऑनलाइन डायरेक्टली हमें सब्जी भेज दीजिए, वो डायरेक्टली सब्जी भेज देंगे। अब उसका फायदा क्या होगा कि उनसे तो आपने 5 में खरीदा और लखनऊ में जाके 12 में बेच दिया आपने, आपके स्टोर टू स्टोर बिक गया। तो किसानों को तो तब भी 4 में मिल रहा था भैया, ये अड़ाती तब भी 50 में बेच रहे थे, समझिए। किसानों का नुकसान और फायदे में आप कुछ नहीं उसका मतलब। तीसरी चीज बताऊंगा कि इस कोरोना काल में एक इंडस्ट्री और है जिसमें अवध के आसपास गन्ना किसान बहुत ज्यादा है और गन्ने की खेती भी करते हैं। वहां पर आपको बताऊं 119 चीनी मिलें जो उत्तर प्रदेश की हैं, उन्होंने इस बार रिकॉर्ड उत्पादन किया है कोरोना के समय में। आप जानते हैं कि जो चीनी मिलें चलती हैं वो फरवरी से लेकर के जून तक चलती हैं, और इस बार जो जून मई तक ही चीनी मिलें बंद हुई हैं, पिछले साल की अपेक्षा पिछले बार 11,000, इस बार जो 11,128.56 लाख मीट्रिक टन इन्होंने गन्ने का उत्पादन किया है, चीनी का उत्पादन, जो पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 854 लाख मीट्रिक टन इन्होंने ज्यादा पैदा किया। यानी मैं सोचता हूं कि इस देश को अगर कृषि क्षेत्र को खूब तेजी से उभारा जाए तो हमारे ऊपर कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा जो प्राप्तांक यानी जो बचत की जो प्रवृत्ति है वो चाइना में 45% है और भारत में 35% है। यानी आपने भी कुछ बचा के रखा होगा, मैंने भी कुछ बचा के रखा होगा, तो हम लोग पूरा खर्च नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोर्सेज है जो हम काम कर रहे हैं, और रोजगार बहुत तेजी से पनपने वाला है। हमें लगता है कि जो मोदी जी ने एक सपना सजाया था कि भारत क्या नाम है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, कभी तो मुझे भी बड़ी निराशा हुई थी कि शायद ऐसा संभव ना हो कोरोना की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कोरोना की वजह से ही भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, ऐसा लग रहा है। चलिए, क्योंकि जिस तरह बहुत अच्छी आपने एनालिसिस दी। और कोरोना काल जिसमें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, लेकिन आपकी एनालिसिस एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रही है, और जिस तरीके से लग रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करेगी। हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से आपने सोचा है, जिस तरीके से आपकी एनालिसिस हुई है, वो सही जाएगी। चूंकि समय हमारा बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ बहुत मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी जो मूडीज और ये जो बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसियां हैं, इन्होंने आपको शायद ध्यान होगा 2011 में इंडोनेशिया और क्या नाम है मलेशिया को लेकर के कहा था कि इनकी माइनस रेटिंग रहेगी, और मजे की बात कि इंडोनेशिया की रेटिंग जो थी वो बढ़ गई, मतलब वो डिग्रोथ पे नहीं गई बल्कि और ज्यादा बढ़ी। तो इन रेटिंग पे प्लीज भारत के लोग ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो एजेंसियां हैं ये मैनिपुलेट होती हैं, ये आईएमएफ के थ्रू और वर्ल्ड बैंक के थ्रू और कई देशों की साजिश होती है इनमें। तो इसके चक्कर में ना पड़े। अगर वो कह रहे हैं साहब 3.2 आएगा, 1.1 हम करें उनके, वो कहें 0 हो जाएगा भारत की जीडीपी, तो भी आप मत मानिए। ये मान के चलिए कि भारत का ग्रोथ अप्रत्याशित होगा, जिसकी लोग कल्पना नहीं करेंगे। और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि आज की डेट में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम है, और दशकों से कम, मतलब एक दशक से भी ज्यादा अगर समय ले तो बहुत नीचे आ गया है। तो इसके लिए कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने, मुझे लगता है कि आपके एनालिसिस सुनने के बाद में आज काफी जो युवा खास करके हैं, जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो रहे थे कि नौकरियां जाएंगी, लोगों की सैलरी कट हो रही थी, तो अब उनको आशा की तरफ देखना चाहिए और लगना चाहिए उनको कि नहीं, अब ये कुछ ही दिनों की बात है। जिस तरीके से एग्रो इंडस्ट्री ग्रोन अप हो रही है और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री हो रही है, इसी तरीके से और सेक्टर्स में बड़ी तेजी से उछाल आएगा, लोगों की नौकरियां बचेंगी, लोग पहले से ज्यादा समृद्ध होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।